हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस सर्विसेज में प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के साथ साथ हम लोग इंश्योरेंस पहले पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर के टॉपिक को। तो देखो, सबसे पहले इंश्योरेंस इंश्योरेंस किसे कहते हैं, ये आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड तो सुना ही होगा। हमारे घर में भी बहुत सारे लोग इंश्योरेंस का जिक्र करते हैं। अब ये इंश्योरेंस आखिर है क्या? तो इंश्योरेंस समझने से पहले आप ये एक फ्लो चार्ट पहले देखो कि इंश्योरेंस में दो पार्टीज होते हैं। एक तो सबसे पहला इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है दो पर्सन के बीच में। एक पर्सन तो हो गया, इस पर्सन को हम लोग इंश्योर्ड कहेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंश्योर्ड। ये हो गया इंश्योर्ड। दूसरा दूसरा जो पर्सन होगा, जो कंपनी है जनरली, तो ये कहलाता है इंश्योरर, ठीक है। ये इंश्योरर। तो दो पार्टीज का होना जरूरी है ये कॉन्ट्रैक्ट में। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये दो पार्टीज होंगे, एक इंश्योर्ड और दूसरा इंश्योरर। अब यहाँ क्या है कि इंश्योरर जो है वो क्या करता है, प्रॉमिस करता है इंश्योर्ड को कि अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, जिस भी चीजों के लिए आपने इंश्योरेंस ले रखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट में वो सब्जेक्ट मैटर मेंशन होगा। तो अगर लॉस होगा तो लॉस को कवर करने का, यानी कि कवर करने का मतलब फाइनेंशियली फाइनेंशियली एक कंपनसेशन प्रोवाइड करने का जो काम है वो इंश्योरर करती है। तो इंश्योरर प्रॉमिस करता है पे करने के लिए कि इन केस ऑफ लॉस आपको एक अमाउंट पे किया जाएगा। अब ये अमाउंट आपके अकॉर्डिंग, आप कितने का इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, सब्जेक्ट मैटर आपका क्या है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। उसके अकॉर्डिंग अब इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, जो इंश्योर्ड है उस पर्सन को एक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। ये फिक्स्ड अमाउंट ये एनुअली भी पे कर सकती है, हाफ ईयरली भी पे कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग पे कर सकती है ये अमाउंट। तो इस अमाउंट को प्रीमियम कहा जाता है, ठीक है। यानी इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें इंश्योर्ड, यानी कि जिसने इंश्योरेंस ले रखा है और जिसने प्रॉमिस किया है इंश्योरर, वो प्रॉमिस करती है कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर यू विल बी पेड अ सम अस्योर्ड। एक सम अस्योर्ड रहेगा, ये पॉलिसी में मेंशन रहता है। ये इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग होता है कि इंश्योर्ड कितने सम अस्योर्ड का वो पॉलिसी लेना चाहता है, और उसके अकॉर्डिंग ये प्रीमियम भी डिसाइड होता है जो इंश्योर्ड टाइम टू टाइम पे करते रहता है। चलो, तो इसी को हम लोग टेक्सटुअल फॉर्म में समझ लेते हैं कि क्या मेंशन किया गया। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरर कौन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, अग्रीज इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन के रिटर्न में वो अग्री करता है। कंसिडरेशन क्या हो गया, वो प्रीमियम हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम। टू पे एन अग्रीड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, एक अग्रीड सम पे करने का जो अदर पार्टी है, तो अदर पार्टी कौन था, इंश्योर्ड था। टू मेक गुड फॉर अ लॉस, डैमेज, to make good for a loss, damage or injury to something of value in which the insured has financial interest as a result of some uncertain event। तो ये इंश्योरेंस का आखिर जरूरत क्यों पड़ा? तो सीधा सीधा बात है कि हर एक चीज अनसर्टेन होती है। अगर लाइफ का ही अगर बात करें तो लाइफ इज अनसर्टेन, और बहुत सारे हैपनिंग जो है वो अनसर्टेन है, ठीक है। अब जैसे लोग क्या हो सकता है कि जैसे रोड पे एक्सीडेंट को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो हेलमेट पहनते हैं। तो अब हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट नहीं होगा ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है। तो हेलमेट क्यों पहना जाता है कि वो जो लॉस है, जो लॉस होने वाला है ना, या हो सकता है, वो रिस्क को कम करने के लिए। सीधा सीधा बात है कि रिस्क को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है सॉरी। तो रिस्क को कम नहीं किया जा सकता है, सॉरी, रिस्क को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। तो कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, एक उसमें से इंश्योरेंस भी है कि इंश्योरेंस अगर कोई भी, जैसे मान लेते हैं किसी के, अगर घर का अगर बात किया जाए, प्रॉपर्टी का बात किया जाए, तो उसमें एक डर है, एक काइंड ऑफ रिस्क है, अनसर्टेनिटी है कि आग लग सकता है। तो आग लग सकता है तो उसके बचाव के लिए हम लोग बहुत सारे टेक्निकल हेल्प तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन एक उसमें से आ जाता है कि अगर फिर भी आग लग गया तो ये इंश्योरेंस की मदद से जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो सकता है। और ये एल ही नहीं होगा, एल तो एक मैंने एग्जांपल ले रखा है, ठीक है, जो आप जानते हो।
तो इंश्योरेंस जनरली दो तरह का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस लाइफ से रिलेटेड, और दूसरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो होता है या कोई थिंग्स से रिलेटेड होगा तो वो जनरल इंश्योरेंस में आ जाता है। जैसे आज के डेट में व्हीकल का इंश्योरेंस लोग करवाते हैं, कार बाइक इन सभी का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वो आपका जनरल इंश्योरेंस में आ जाता है। दोनों में काफी अंतर है, ये आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब मेन चीज है कि जो भी इंश्योरेंस है उनके कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है। ठीक है, तो कुछ सिद्धांत है कि इसमें ये फॉलो होना ही चाहिए, इंश्योरेंस में होता ही होता है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ। नाउ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है? तो अब देखो कि मैंने एक पिक्चर में ट्रस्ट को यहाँ पे शो किया है, तो ये ट्रस्ट पे, म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड है, यानी कि इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होता है। तो किसके किसके बीच में? वही दो पार्टीज, इंश्योर्ड और इंश्योर्ड। अब यहाँ पे बोला गया कि इन इट इज अ कंडीशन ऑफ एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट द both the parties that is insurer and insured must disclose। यहाँ पे ये बात हम लोग को देखना है कि जो दोनों पार्टीज है कि इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज एवरी मटेरियल फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर। अब जैसे ये जो पॉलिसी था अभी हमने देखा, ये जो पॉलिसी है, तो ये दोनों जो पार्टीज है, दोनों को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इसमें क्या कहा जा रहा है? ये जो दोनों पार्टी है, एक आपका इंश्योरर है, एक इंश्योर्ड है, ये इंश्योर्ड हो गया और ये इंश्योरर हो गया। ठीक है, इंश्योरर ये इंश्योर्ड हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों को मटेरियल इंफॉर्मेशन या मटेरियल फैक्ट्स जो इस पॉलिसी से रिलेटेड है, जो इसके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होगा, उससे जो भी मटेरियल फैक्ट होंगे यानी जरूरी जानकारी एक दूसरे से शेयर करना होगा, एक दूसरे को बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्सन ने अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है जिसका सब्जेक्ट मैटर लाइफ है ना, तो अब ये सब्जेक्ट मैटर है कि कभी भी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ के साथ, यानी कि इन केस ऑफ सर्टेन सिचुएशन मिस हैपनिंग या डेथ का जो सिचुएशन है, तो इस डेथ के सिचुएशन में क्या होगा। तो अब ये इंश्योरेंस जब भी लिया जाएगा तो जो भी पैसे होंगे सम अस्योर्ड, ये तो इसको पे होगा ही, लेकिन अटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि दोनों को इसके बारे में जानकारी आपस में शेयर करना है। जैसे इस पर्सन ने, अगर मान लेते हैं कि ये पर्सन एक हार्ट पेशेंट है, ठीक है, हार्ट का पेशेंट है ये, ठीक है, कि हार्ट से रिलेटेड इसे प्रॉब्लम्स है। अब ये जानकारी अगर ये इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बता रहा है, और मान लेते हैं इसने इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस लिया 5 करोड़ का, और 5 करोड़ का लिया और कुछ महीनों के बाद, है ना, कुछ महीनों के बाद या 1 साल के बाद इसका डेथ हो जाता है हार्ट अटैक से। तो ये हार्ट पेशेंट था, इसे पहले से जानकारी थी उस बात के बारे में, और इसने इस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, कंपनी को नहीं बताया, यानी इंश्योरर को नहीं बताया, या डिस्क्लोज नहीं किया मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे लाइफ था, लाइफ इंश्योरेंस आपने ले रखा है, तो अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी आपका कंडीशन है वो आपको बताना चाहिए। अगर नहीं बताती है तो ये जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू इंश्योरर। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि LIC कंपनी पे, ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि ये इसे अब कंपनसेट करे या ना करे। तो ये वर्स्ट केस में ये क्या होगा कि अगर ऐसा इसे पता चलता है कि इस पर्सन का हार्ट अटैक से डेथ हुआ है और इस पर्सन ने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था, तो ये कंपनी इसे कंपनसेशन का अमाउंट नहीं भी दे। ठीक है, डिपेंड करता है, अधिकतर केस में नहीं ही देगी, क्योंकि अटमोस्ट गुड फेथ ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया, है ना, ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया उस केस में। तो यही बोला गया कि दोनों पार्टीज को, अच्छा दूसरी तरफ से भी अगर हम लोग देखें तो जो इंश्योरर है ना, जो कंपनी है, वो भी इसके बारे में हर एक जानकारी शेयर करेगी कि कितना प्रीमियम लगेगा, कितने समय बाद मिलेगा, कौन कौन से सिचुएशन में पैसे नहीं मिलेंगे, ये सभी जानकारी ये इसे भी इंश्योर्ड को देना होगा। सो इन लोगों को डिस्क्लोज करना है क्योंकि ये म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो अटमोस्ट गुड फेथ आप समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नाउ इंश्योरेबल इंटरेस्ट किससे कहते हैं? अब देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब इट मींस सम पेक्यूनियरी इंटरेस्ट। पेक्यूनियरी इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी आर्थिक रूप से या फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कोई सिचुएशन के लिए किसी पर्सन ने इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने इंश्योरेंस करा रखा है और अगर वो घटना घटती है,
जैसे मान लेते हैं कोई अपने घर के लिए फायर इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, फायर इंश्योरेंस ले रखा है, और अगर ये घटना घटेगी, आग अगर लगा, ठीक है, आग अगर लग जाता है तो फिर क्या होगा? अगर आग लग जाता है इस सिचुएशन में, सॉरी, अब अगर यहाँ पे आग अगर लग जाता है तो क्या सिचुएशन होगा, आप यहाँ पे समझो कि अगर सिचुएशन में, मैंने एक आपको सिचुएशन अभी दिया कि एक पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया अपने घर का, फायर इंश्योरेंस करवाया, और अगर आग लग जाता है, ठीक है, अगर आग लग जाता है, ठीक है, अगर आग लगा तो फिर क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, फिर क्या होगा? तो ऑब्वियसली इस पर्सन ने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो इससे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि इसे फर्क पड़ना चाहिए और इसका फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। वही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि अगर वो घटना घटती है तो इससे भी लॉस होगा, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे डिसअपॉइंटेड फेस का एक फिगर यहाँ पे डाला है कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ये टेंशन में आ जाएगा, इसको फर्क पड़े। अब ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा इसलिए किया गया कि ये जो पर्सन है, अगर वो आग लग रहा है, इसे पता है अगर ऐसा सिचुएशन, तो इंश्योरेंस हो रखा है, इसको सोच के वो छोड़ ना दे, वो कोशिश करे इस चीजों को बचाने के लिए कि वो मिस हैपनिंग ना हो या वो कम से कम हो, इसके लिए वो काम करे। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये लाइफ इंश्योरेंस में ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस, जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब जैसे एक सिचुएशन इसमें आता है कि मान लेते हैं एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का यहाँ पे इंश्योरेंस ले रखा है और पूरा प्रीमियम वो हस्बैंड पे कर रहा है। कुछ समय के बाद हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है। तो अब डाइवोर्स हो जाता है तो अब इसका पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में सिर्फ एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग मरीन इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस का अगर हम बात करें तो दोनों टाइम में, यानी कि ऑन द टाइम ऑफ टेकिंग, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि फायर इंश्योरेंस का, तो फायर इंश्योरेंस में दोनों टाइम होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट, ठीक है। और मरीन इंश्योरेंस में स्टार्टिंग में, यानी जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उस टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ लॉस वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इन शॉर्ट आप ये समझ लो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जिस पर्सन ने भी इंश्योरेंस करा रखा है, अगर जिस भी सब्जेक्ट मैटर के लिए वो करा रखा है, अगर वो सब्जेक्ट मैटर को कोई प्रॉब्लम अगर होता है ना, अगर वो लॉस हो रहा है, मिस हैपनिंग हो रहा है, तो उस केस में उसे कुछ पेक्यूनरी इंटरेस्ट उससे जुड़े होने चाहिए, यानी कि उसको फाइनेंशियल लॉस हो, ठीक है, तभी वो कोशिश करेगा कि उसको बचाए। The insured must have insurable interest in the subject matter of insurance, that is life or property insured. The insured will have to incur loss due to this damage, and insured will be benefited if full security is being provided. A businessman has insurable interest in his house, stock, his own life and that of his wife and children. ठीक है, तो बाकी तो मैंने आपको बता दिया ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रिंसिपल है, दैट इज इंडेमिनिटी। नाउ इंडेमिनिटी का प्रिंसिपल क्या कहलाता है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के इंडेमिनिटी का प्रिंसिपल हर एक इंश्योरेंस पे अप्लाई होता है। बिकॉज एस्टिमेशन रिगार्डिंग लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मेड, कि लॉस अगर लाइफ का अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट नहीं ना पता कर सकते हैं, किसी का पर्सन का लाइफ का क्या अमाउंट है ये हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि हर एक का लाइफ प्रीसियस है, हर एक का लाइफ वैल्यूएबल है, ठीक है। तो ये किसी का हम लाइफ का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये कोई सामान नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर व्हीकल का, तो व्हीकल में नुकसान हुआ, उसका नुकसान का पता चल जाएगा कि अच्छा एक्सीडेंट हुआ, इतना इतना का नुकसान हुआ, इतने खर्च होंगे, ठीक है। लेकिन लाइफ को हम लोग यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग कर सकते, एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस इसमें नहीं आता है। अच्छा, इंडेमिनिटी कहता क्या है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम लॉस एंड नो प्रॉफिट कैन बी मेड आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट of insurance is to compensate to the insured for the actual loss he has incurred. एक्चुअल लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आप समझो कि किसी पर्सन ने इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। अब इंश्योरेंस ले रखा है किसी पर्सन ने इस चीज का, तो मान लेते हैं कि फैक्ट्री का लिया, ठीक है, फैक्ट्री का लिया है फायर इंश्योरेंस,
और फायर इंश्योरेंस कितने का लिया है, तो फायर इंश्योरेंस लिया है मान लेते हैं कि 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख का वो फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस लिया है। आग लगता है और आग लगने पे नुकसान होता है कितने का, तो 1 लाख का नुकसान होता है, ठीक है, आग लगा और नुकसान हुआ 1 लाख। और अगर इस पर्सन ने यहाँ पे क्लेम मांगा कि मुझे 10 लाख चाहिए, क्योंकि 10 लाख के लिए मैंने प्रीमियम पे किया था, 10 लाख के लिए मैंने इंश्योरेंस ले रखा है और नुकसान हुआ है, तो नुकसान तो 1 लाख का ही हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख कंपनसेट करेगी, यानी एक्चुअल जो लॉस है उतना ही कंपनसेशन होगा। दूसरा एंगल से आप देखो, एक और चीज, दोनों में दो जो कम रहता है वो होता है, एक तो ये हो गया कि जो नुकसान हुआ है वो, दूसरा अगर मान लेते हैं लॉस हुआ कि इंश्योरेंस ले रखा था 10 लाख का और जो फैक्ट्री में आग लगा और उससे जो नुकसान हुआ वो हुआ है 12 लाख का, सपोज 12 लाख का, ठीक है। यहाँ पे अगर सिचुएशन अगर हम ये देखते हैं कि 12 लाख का नुकसान हुआ है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि सेम सिचुएशन है यहाँ पे कि 10 लाख का उसने इंश्योरेंस करवा रखा था, ठीक है, और 12 लाख का लॉस हुआ, तो इस केस में एक्चुअल लॉस तो 12 लाख का है, तो क्या 12 लाख मिलने चाहिए, नहीं, 10 लाख ही मिलेगा। तो अब ये क्यों, तो जो एक्चुअल लॉस होता है और जितने का इंश्योरेंस ले रखा है, दोनों में से जो कम रहेगा वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, तो दोनों में से जो कम अमाउंट है वो पे होगा, तो ये हो गया। तो इंडेमनिटी में यही है, ये एक आपको चीज समझना है कि लॉस हुआ, अगर जैसे 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, लॉस हुआ 1 लाख का, तो 1 लाख ही मिलेगा, लेकिन 1 लाख का 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है और 12 लाख का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो रहा है, तो फिर 10 लाख ही मिलेंगे, दोनों में से जो कम रहेगा, या तो लॉस लॉस और जो सम एश्योर्ड है दोनों में से जो कम रहेगा वही अमाउंट मिलता है, तो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल ये है, ठीक है। लेकिन लाइफ के केस में ऐसा नहीं होता है, तो जितने का सम एश्योर्ड हमने ले रखा है, 5 करोड़ का ले रखा है, 10 करोड़ का, जो भी हमने इंश्योरेंस ले रखा है, जो पॉलिसी हमने लिया है, जो जितना अमाउंट है वो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग एस्टिमेशन नहीं लगा सकते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज और इसी में हम लगा सकते हैं, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के। आगे देखते हैं नेक्स्ट, प्रॉक्सिमेट कॉज। नाउ प्रॉक्सिमेट कॉज क्या कहता है, तो प्रॉक्सिमेट कॉज कहता है कि अगर इंश्योरेंस हमने ले रखा है और जिस भी सब्जेक्ट मैटर के लिए ले रखा है और जिस चीज से उसका जो नुकसान होता है, तो उसमें नियरेस्ट कॉज को देखा जाएगा, अगर वो आपके इंश्योरेंस के पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशन में आता है देन आपको कंपनसेशन मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं कि एक पर्सन ने इंश्योरेंस करवा रखा था अपने शिप का, ठीक है, सपोज शिप का इंश्योरेंस करवा रखा था कि वो समुद्र में जा रहा है, ठीक है, और वो हमारा जो शिप है, अब यहाँ पे ये शिप दिख तो नहीं रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप यहाँ पे समझो कि ये शिप का इंश्योरेंस करवा रखा था कि जो भी पेरिल्स है, यानी कि जो भी इस समुद्र से जो प्रॉब्लम आएगा, जैसे इससे जो नुकसान होगा, पानी से जो नुकसान होगा हमारे प्रोडक्ट का, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब जैसे मान लेते हैं कि ये शिप जा रहा था, ठीक है, वहां पे शिप में कुछ चूहे थे और चूहों के वजह से सामान खराब हो गया, ठीक है, चूहों की वजह से सामान खराब हुआ, तो यहाँ नियरेस्ट कॉज जो है वो रैट्स हैं, तो यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस में लिखा हुआ है कि जो भी पानी है, पेरिल्स ऑफ द सी, तो समुद्र के पानी की वजह से अगर आपका गुड्स खराब होता है देन आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो इस सिचुएशन में तो नहीं मिलेगा। अब दूसरा आप यहाँ पे समझ लो कि कुछ टेक्निकल कॉज के वजह से, या मान लो कि चूहे ने वो इस शिप में या ये बोट में होल कर दिया और उसके वजह से, होल की वजह से पानी चला गया अंदर और उसके वजह से अब गुड्स खराब हुआ, देन जो नियरेस्ट कॉज है वो पानी है, ठीक है, तो जो पानी की वजह से जो गुड्स खराब हो रहा है तो वही मिलेगा, तो नियरेस्ट कॉज देखा जाता है कि विच इज द नियरेस्ट कॉज, सबसे नजदीकी जो कॉज होगा, है ना, ये इंश्योरेंस का, तो उसी को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा और उसी से देखा जाएगा कि क्या ये नियरेस्ट कॉज आता है हमारा इसमें या नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो यहाँ पे इंश्योरेंस लिया गया था मरीन इंश्योरेंस की, अगर क्या होगा समुद्र में जो पानी के वजह से या पानी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसके लिए रैट की वजह से आ रहा है ये नहीं मेंशन था, ठीक है, तो नियरेस्ट कॉज देखा जाता है कि विच इज द नियरेस्ट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखो कि इस
प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो इंडेमनिटी का है, इंडेमनिटी के में एक्सेप्शन आ रहा था कौन सा, लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस सब्रोगेशन में नहीं आएगा। एज पर this principle, when any insurance company compensate the insured for loss of any of his property, then all the rights related to that property automatically gets transferred to insurance company। अब सीधा सीधा बात यहाँ पे है कि जब भी मान लेते हैं कुछ मिस हैपनिंग हुआ, जिस भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आपने इंश्योरेंस करवा रखा था और वो सिचुएशन हो गया, तो वो हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेट कर भी दिया, तो जब कंपनसेट कर दिया तो जो भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस ले रखा था, फायर इंश्योरेंस, ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस ले रखा था आपने, यहाँ पे आपने ले रखा था, मान लेते हैं 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा था, यहाँ पे 8 लाख का नुकसान हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 8 लाख रुपीज दे दी। अब आप चाहोगे कि अच्छा इसमें कुछ कबाड़ वगैरह है ना, उसको बेच देते हैं, उससे भी पैसा आ जाएगा, नहीं। जैसे ही कंपनसेशन आपको मिल गया है, आप अब उससे कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हो, आपको वो प्रॉपर्टी अब ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, यानी जो भी नुकसान वाले चीजें हैं वो आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। अब इंश्योरेंस कंपनी जब चाहेगी तो उससे उसको नीलाम करके, है ना, बिड में डाल के उसमें वो क्या कर सकती है, पैसे अर्न कर सकती है। आप डबल प्रॉफिट यहाँ पे अर्न नहीं कर सकते। आपको एक बार कंपनसेशन मिल गया 8 लाख का, अब वो जो 8 लाख का जो भी सामान आ रहा है, उसमें जो भी आग लगा है, वो सब सामान ट्रांसफर हो जाएगा किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, वो उससे आप डबल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो ये सब्रोगेशन है कि जो भी आपका जो यहाँ पे जैसे ही सेटलमेंट होता है इंश्योरेंस का, तो जो भी प्रॉपर्टी हो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, और ये लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आता है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का एक है क्या कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क, एक ही चीजों के लिए क्या हम मल्टीपल इंश्योरेंस ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं। तो अब एक ही चीजों के लिए अगर हम मल्टीपल इंश्योरेंस ले सकते हैं और अगर लॉस होता है, तो क्या हर एक कंपनी वो लॉस को पे करेगी, नहीं। यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के, लाइफ इंश्योरेंस इसमें एक्सेप्शन है और बाकी सभी में ये होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी के लिए फायर इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, दो कंपनी से, एक कंपनी से आपने 1 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है और दूसरे कंपनी से 2 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। अब मान लेते हैं सिचुएशन जो हुआ, 1 लाख का ले रखा था और 2 लाख का ले रखा था, और एक जगह सिचुएशन हुआ कि आपका आग लगा और नुकसान हुआ है 1.5 लाख का, ठीक है। तो 1.5 लाख का अगर नुकसान हुआ है तो कौन कितना कंपनसेट करेगा, तो ये दोनों रेशियो में कंपनसेट करेंगे कंट्रीब्यूट करके, यानी 1.5 लाख को ना ये पूरा देगा नहीं ये पूरा देगा, ठीक है, दोनों कंपनसेट करके अमाउंट देगा, यानी कि दोनों अपने अपने रेशियो में इसको पे करेगा, ठीक है, जो एक्चुअल नुकसान हुआ है अपने अपने रेशियो में। तो वही जैसे आप इसको देखो 1.5 लाख इनटू, अगर ये कंपनी ए मान लेते हैं, ये कंपनी बी मान लेते हैं, तो ए कंपनी कितना पे करेगा 1/3, ये दोनों को हम सम कर देंगे, रेशियो तो ऐसे ही निकलता है, ठीक है, तो 1/3 इसका ये ए देगा, और अगर बी को देना होगा तो 2/3 हो गया, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूट करके, यानी कि अपने अपने रेशियो में वो कंट्रीब्यूट करके जो भी अमाउंट का लॉस हुआ है वो पे करेंगे। तो इसमें आपको बोला गया कि all the insurers will contribute the amount of loss in proportion to the amount assured by each of them and compensate for the actual amount of loss because he has no right to recover more than the full amount of his actual loss। जितना actual loss हुआ है उससे ज्यादा तो वो रिकवर कर ही नहीं सकता है, सीधा सीधा बात है। तो जितना जो कंपनी ने दिया है वो अपने अपने प्रोपोर्शन में उतना उतना लॉस, ये मान लेते हैं पूरा लॉस है, और अलग अलग कंपनी से जिस जिस रेशियो में उसने लिया है उस रेशियो में उसे मिल जाएगा, लेकिन अमाउंट उतना ही रहेगा, उस अमाउंट से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1.5 लाख था तो 1.5 लाख तक मिल जाएगा, लेकिन सभी अपने अपने रेशियो में देंगे, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में जितने कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले रखा है सब कंपनी पूरा का पूरा सम एश्योर्ड देगी, क्योंकि लाइफ का तो कोई यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, अमाउंट तो निकाल नहीं सकते हैं लॉस का,
इसीलिए जिस जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपने 10 कंपनी से ले रखा है तो 10 कंपनी से मिलेगा, ठीक है, और फुल अमाउंट मिलेगा, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक और है हमारा मिटिगेशन। तो मिटिगेशन यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, अदरवाइज द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी में बी लॉस्ट। अब जैसे हमारा अगर इंश्योरेंस हो रखा है, यहाँ पे हमने फैक्ट्री वगैरह का इंश्योरेंस हमने ले रखा है, या घर का ही ले रखा है फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो फायर इंश्योरेंस हमने ले रखा है, तो अगर आग लग रहा है तो आराम से सामने में कुर्सी डाल के यहाँ पे बैठना नहीं है कि अरे मेरा तो इंश्योरेंस पहले से ही हमने ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो आग। नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू ट्राई, यहाँ पे यू नीड टू मिनिमाइज द लॉस। आपको यहाँ पे कोशिश करना है कि आप इसके लॉस को कम कर सके, मिटिगेट कर सके, मिनिमाइज कर सके, ठीक है। तो इसके लिए आप स्टेप ले सकते हो कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे, आप कोशिश करोगे यहाँ पे उसको कम करने का, आप पहले से वो सभी फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह आप रखोगे। तो ये चीज है कि आपको कोशिश करना है कि कम से कम नुकसान हो। आप निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते हो कि हाँ मेरा तो इंश्योरेंस है पहले से, तो लगने दो आग, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो अगर ऐसे आप करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको फिर पैसे नहीं पे करेगी, वो सब चेक करेगी कि क्या कोशिश किया गया था इस आग को बुझाने का, है ना। जैसे मान लेते थोड़ा सा आग लगा और छोड़ दिया गया, इंश्योरेंस है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जो सम अस्योर्ड है वो ना मिले, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक था, इसमें हमने आज पढ़ा इंश्योरेंस किसे कहते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम हैंडल पे भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।